नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं गोमती नगर में हूँ। ये जो आप सामने पेड़ों की छांव देख रहे हैं, ये गोमती नगर की सड़कों की खूबसूरती है। यहाँ की कई सड़कें इसी तरह की हैं कि दोनों ही तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े पेड़ हैं और इनकी छाया से गर्मियों में बड़ी राहत मिलती है। आप इन सड़कों से गुजरते हुए महसूस करते हैं कि शहर का तापमान कम से कम 1 डिग्री 2 डिग्री कम होता है। गाड़ी में कई बार ये हमें दिखाई देता है कि मैं जिस इलाके से चला था उस इलाके में क्या टेम्परेचर था और इस इलाके में क्या टेम्परेचर है। तो ये यहाँ की अद्भुत चीज़ है, ग्रीन सिटी बनाता है जो लखनऊ को। और मैंने सोचा कि इन सड़कों पे चलते हुए आपको मैं कुछ राजनीतिक कहानियाँ बताऊँ, और इसमें चलते चलते आपको शहर की किसी सड़क से निकलते हुए मैं कुछ पॉलिटिकल कहानी बताऊँगा। ये मेरा इरादा है। आगे चलते हैं और आपको मैं चलूँगा, विधानसभा जाऊँगा, और विधानसभा पहुँचने से पहले 2022 की जो रेस है सभी दलों की विधानसभा में पहुँचने की, सत्ता पाने की, उस रेस में कौन कहाँ खड़ा है और किसके सामने क्या चुनौती है, इसके बारे में बताऊँगा। तो चलते हैं इस सफ़र पर। और सबसे पहले जो बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो योगी के लिए है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसे राजनेता के तौर पे स्थापित हो चुके हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पे लंबे समय तक काम करने का श्रेय दिया जाता है उनको। इतने लंबे समय तक, अब वो 4 साल पूरे करने जा रहे हैं मार्च में। 4 साल तक कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहा है। तो ये उनके सामने इतना बड़ा चैलेंज है कि इतने लंबे समय तक पार्टी नेतृत्व ने उनको सत्ता में बनाए रखा है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या योगी इतने ताकतवर रह गए हैं कि वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी की वापसी करा पाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो 30-35 सालों में भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी ने सत्ता में वापसी चुनाव के बाद नहीं की है। जो आखिरी रिकॉर्ड है वो कांग्रेस के नाम है। वीर बहादुर सिंह की सरकार सत्ता में आई थी, उसके पहले कांग्रेस की ही सरकार थी, और वीर बहादुर सिंह आखिरी मुख्यमंत्री थे जो कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए चुनाव हुए और वो जीत कर आए और वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद मुलायम सिंह बने थे। तो ये लंबा, इस वक्त हम रुक गए हैं जनेश्वर मिश्र पार्क के आसपास में, ये इलाका है, एक गोलंबर है, वहाँ पे रुके हैं। और इसी तरह से यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। सुबह के वक्त अगर देर से निकला जाए तो सड़कों पर इतनी ट्रैफिक नहीं होती है। और तो मैं बता रहा था आपको कि ये योगी आदित्यनाथ के सामने ये चुनौती है कि कैसे सत्ता में वापसी की जाए। कई परिस्थितियां हैं जो उनके अनुकूल हैं, क्योंकि विपक्ष जितना मजबूत होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिहाज से, वो दिखता नहीं है। लेकिन प्रदेश में ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है कि कोई भी सरकार सत्ता वापसी कर ले, कोई भी पार्टी जो है सत्ता में उसकी दोबारा वापसी हो जाए चुनाव के बाद। क्योंकि जनता का दिमाग बदलता रहता है। बहुत बड़ा प्रदेश है, 75 ज़िले हैं, 400 से ज़्यादा सीटें हैं। जाहिर तौर पे एक बड़ी विधानसभा में, एक बड़े क्षेत्रफल में, बड़े क्षेत्र आकार में चीज़ों को व्यवस्थित रख पाना, चीज़ों को अपने पक्ष में रख पाना बड़ी चुनौती होती है। अखिलेश यादव ने अपने आखिरी सालों में बहुत मेहनत की थी और माना जाता है कि उन्होंने प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से प्रदेश की तस्वीर बदली, प्रदेश विकास की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आखिरकार 2017 में उनका समीकरण गड़बड़ा गया और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दोबारा सत्ता नहीं सौंपी। मजबूत रहे, वो भी 5 साल तक उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार चलाई और दमखम के साथ चलाई। कई ऐसे फैसले किए उन्होंने कई उनके ऐसे फैसले थे जो विवादों में भी रहे, लेकिन उन्होंने लगातार काम किया और कोशिश की कि लोगों को एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पे जो उनको मौका मिला है उसको वो दिखाएं प्रदेश में। और उनके कई काम ऐसे थे, हालांकि कई काम ऐसे भी थे जो सरकारी धन का दुरुपयोग के तौर पे सामने आया। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर ये जो पेवमेंट्स बने हुए हैं, जो इधर से जो
ये हरी और पीली पट्टियाँ जो लगी हैं सड़क के किनारे, ये अखिलेश यादव के कार्यकाल में ये बनवाई गई थी। ये सड़कों के बगल में साइकिल ट्रैक बनवाया गया था। इसको लेकर विवाद हुआ था कि इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है, क्या ये लोगों के काम आ पाएगा या लोगों को ये कोई ऐसी अस्थाई चीज़ दे पाएगा। लेकिन ठीक है, वो काम हुआ और कई उनके फैसले इसी तरह से विवादास्पद रहे और लगा कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। रिवर फ्रंट योजना बहुत अच्छी योजना है, आज वहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है, लेकिन उनके इस काम को वोटों में बदलना मुश्किल हो गया। वो उसको वोटों में बदल नहीं पाए। योगी का काम तो अभी ज़मीन पर बहुत कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन उनके साथ कई राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत मजबूत हैं। तो योगी के बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो मैं आपको ले चलता हूं 2017 में ही, जब योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि उनको यहाँ का मुख्यमंत्री का ताज सौंपा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने ये चैलेंज जरूर था। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने 17 के चुनाव में कोई सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं किया था, कोई चेहरा नहीं था। चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लड़ा गया था, बहुत मजबूती से लड़ा गया था और बहुत अच्छे नंबर्स भी आए, काफ़ी सीटें आईं। और बावजूद इसके जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो योगी आदित्यनाथ तब सांसद थे, गोरखपुर से सांसद रहे हैं, कई बार के सांसद थे, 5 बार थे शायद। तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पे चुना गया। तो प्रदेश नेतृत्व को, जो पार्टी का नेतृत्व था या केंद्रीय नेतृत्व को, ये चिंता ज़रूर थी कि योगी को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो जो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन है वो कहीं गड़बड़ा न जाए, और इसीलिए प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री बनाए गए, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, माफ़ कीजिएगा, 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ी जाति से आते हैं, और दूसरे चुने गए दिनेश कुमार शर्मा जो लखनऊ के मेयर थे, संघ बैकग्राउंड के हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी उनकी छवि एक साफ सुथरी छवि थी, मुख्यमंत्री के तौर पे उनका भी नाम लिया जा रहा था। केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी उछला था, जब चुनावी नतीजे आ गए थे तो माना ये जा रहा था कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो ये दोनों नाम जो है सर्वाधिक चर्चा में थे, लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे सामने आए और उन्होंने शपथ ली और साथ में ये 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। कहानी यहीं से शुरू होती है योगी के आगे बढ़ने की। माना ये जा रहा था कि योगी को प्रशासन का अनुभव नहीं है और इसीलिए योगी बहुत कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन योगी ने जब काम करना शुरू किया तो उन्होंने साल भर के अंदर अपनी एक छवि कठोर प्रशासक, सख्त प्रशासक के रूप में बनाई। अपराध के खिलाफ में उन्होंने ऐलान किया कि अब प्रदेश में अपराध मुक्त समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देंगे। उनकी इन योजनाओं का ज़मीन पर काम शुरू हुआ। कई तरह के प्लान बनाए उन्होंने। महिलाओं पर जो इस तरह का सड़कों पर जो छेड़छाड़ की घटना होती थी उसके लिए स्क्वाड बना, वो काम करने लगा। उसके अलावा अपराधियों के खिलाफ मुहिम चली, बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए, उसको लेकर विवाद हुए। तो उनके कामकाज को लेकर विवाद हुए, लेकिन वो अपना काम करते रहे सख्ती से और एक सख्त प्रशासक के रूप में उनकी छवि बनने लगी। और उसके बाद हालत ये हो गई कि वो धीरे धीरे प्रशासन और शासन पर उनका नियंत्रण इतना मजबूत हो गया कि धीरे धीरे मंत्री सब बेअसर हो गए। देखा जाए तो उन्होंने कभी भी उप मुख्यमंत्रियों के लिए भी कोई बहुत बड़ा काम छोड़ा नहीं था। धीरे धीरे ये देखा गया कि आने वाले सालों में, यानी कह सकते हैं कि 4 सालों में प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, ये दोनों उप मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री विभागों के, मंत्रालयों के जो उनका काम हो सकता था मंत्रियों का, वो भी बहुत ज़्यादा उनको अपने विभागों पर और अपने मंत्रालयों पर नियंत्रण नहीं था और सब कुछ जो आला कमान से लेकर अधिकारी मजबूत हो गए। और ये जो स्थिति बनी है, इसकी वजह से एक तरफ योगी मजबूत हुए, लेकिन दूसरी तरफ जो इमेज बनने लगी पार्टी की कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, पार्टी में बाकी लोगों की पूछ नहीं है, कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं, मंत्रियों की नहीं चल रही है मंत्रालयों में, मंत्री अपने इलाके का काम नहीं करवा पा रहे हैं या मंत्री अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो एक इमेज बनी,
एक तरफ योगी मजबूत हुए, पार्टी में उनकी स्थिति मजबूत हुई, जबकि उनका बैकग्राउंड संघ का नहीं था। और अब मैं पहुंच गया हूं 1090 चौराहा। ये 1090 एक अखिलेश सरकार के दरमियान एक महिलाओं के हेल्पलाइन बनी थी। 1090 पर कॉल करने पर महिलाओं को किसी तरह की छेड़छाड़ या किसी तरह की, ख़ास तौर पे फ़ोन पे जो छेड़छाड़ या तंग करने की घटनाएं होती थी, उसके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन क्रिएट किया था और बड़ा एम्बिशियस प्लान था। उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लागू किया गया था और महिलाओं युवतियों में वो योजना बहुत ही लोकप्रिय हुई थी और उसकी वजह से अखिलेश यादव की काफ़ी सराहना भी हुई थी। एक अनोखा कार्यक्रम था जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिली थी और ये वही चौराहा था और इस वक्त मैं उससे आगे निकल चुका हूँ। तो मैं योगी आदित्यनाथ की कहानी आपको बता रहा था। योगी आदित्यनाथ के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो संघ से बाहर के होने के बावजूद आज पार्टी में बेहद मजबूत माने जाते हैं और लेकिन उनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, कार्यकर्ता ऐसा कह रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं रहा, पार्टी बहुत ही केंद्रीयकृत हो गई है, यानी कि जो सत्ता में है, जो शीर्ष पे है, उनकी ज़्यादा चल रही है और पार्टी में किसी तरह से कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है, यहाँ तक कि मंत्रियों की नहीं चल पा रही है। ये आरोप, ये एलिगेशंस कार्यकर्ता और नेता, विधायक सभी लगाते हैं। विधायकों का तो ये है कि विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे विधायक, उनकी संख्या भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, 100 से ज़्यादा विधायक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठ गए थे कि उनके हिसाब से अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो ये इस तरह के माहौल रहा है और इसकी वजह से पार्टी में एक असंतुलन दिखाई देता है। हालांकि हाल में इसको रिपेयर करने की कोशिश हुई है शुरू और इसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी के जो बेहद करीब हैं अधिकारी माना जाता है उनको, कि चूँकि गुजरात से लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके साथ काम किया है, अरविंद कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पूर्वांचल के रहने वाले हैं, उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय किया गया। उनका कार्यकाल अभी बाकी था लेकिन उनको वहाँ से वीआरएस लेकर वो आए और यहाँ विधान परिषद में सदस्य बनाया गया और माना ये जा रहा था कि उनको प्रमुख जिम्मेदारी दी जाएगी और कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच में जो एक असंतुलन कायम हो गया है उसको वो दुरुस्त करेंगे, उसको वो संभालेंगे। लेकिन उसी दरमियान जब केंद्रीय नेता या कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जब आए लखनऊ, तो इस बात की चर्चा ने और जोर पकड़ा कि अरविंद कुमार शर्मा को अब जो है उनकी ताजपोशी होगी और उनको प्रमुख पद दिया जाएगा, योगी के कुछ अधिकार काटे जाएंगे और शायद वो प्रधानमंत्री के आँख का नाक होंगे उत्तर प्रदेश में। ऐसी चर्चाएं होने लगी सियासी गलियारों में और उनके जो मिलने जुलने का जो कार्यक्रम था अरविंद कुमार शर्मा का, जो लोगों से जितनी तेज़ी से उन्होंने मिलना जुलना शुरू कर दिया था या उनके यहाँ लोगों का मिलने जुलने वालों का तांता लगना शुरू हुआ था, उसके बाद से जो है ये चर्चा और गर्म होता चला गया कि वो एक तरीके से पैरेलल उनकी सत्ता होगी और उसके हिसाब से उनको महत्व मिलने लगा। लेकिन जब यहाँ से लौट गए चीज़ों को समझ के जेपी नड्डा, तो उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। शासन प्रशासन में अभी तक ये भी तय नहीं हो पाया है कि उनको कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग, कहा तो ये भी जा रहा था कि वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और दिनेश कुमार शर्मा को विधान परिषद में भेजा जाएगा, लेकिन ये स्थिति अभी बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है। अभी तक स्थिति अस्पष्ट है, चीज़ें साफ नहीं हैं। देखना ये है कि कैसे ये चीज़ें बदलती हैं, नहीं बदलती हैं, या योगी आदित्यनाथ इसी तरह से जैसा अभी उनका शासन चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। ये कहानी है फिलहाल योगी आदित्यनाथ के सामने जो चैलेंजेज हैं 2024 के। मैं इस वक्त आ गया हूँ एक मुकाम पे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको आगे की कहानी मैं बाद में फिर से तफसील से बताऊँ। इसी तरह से चलते चलते मैं कुछ लखनऊ की सड़कों पर आपको दिखाते हुए कुछ कहानी बताऊँगा जो पॉलिटिकल कहानी होगी और जिसका सड़कों से नाता है। सड़क पे चर्चाएं होती हैं, इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं होती हैं और आखिरकार सड़क के लोग ही सरकार बनाते हैं। इसीलिए
चलते चलते में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये आइडिया, ये वीडियो पसंद आता हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मन मुताबिक ऐसे कंटेंट देने की कोशिश करूँ जिसमें पक्षपात ना हो, क्योंकि आज की पत्रकारिता पक्षपाती पत्रकारिता हो गई है। लोग इस पार हैं या उस पार हैं, पता ही नहीं चलता किस पार हैं, या एक ही पार दिखाई देते हैं। मेरा एजेंडा नहीं है, मैं पत्रकारिता की स्वस्थ परंपरा को कायम कर रखना चाहता हूँ। जो अच्छा हो रहा है, जो अच्छा किया जा रहा है उसकी तारीफ करूँगा, जो बुरा हो रहा है उसका बिना किसी डर भय के आपके सामने मैं उसका खुलासा करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा जितनी मेरी जानकारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक मेरा ये वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।